नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना को मंजूरी मिली। धामी सरकार ने यात्रा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का किया गठन। परिषद के लिए अलग से होगा बजट। रामनगर में कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट के बंद किए जाने का विरोध। खनन कारोबारियों ने डीएफओ का किया घेराव। बंद गेट को खोलने की मांग की। खनन कारोबारियों के आगे रोजी रोटी का संकट। उत्तराखंड में राज्य सरकार के वर्चुअल रजिस्ट्री के फैसले का विरोध। देहरादून बार एसोसिएशन में वकीलों द्वारा सभी कामकाज ठप रखे गए। उत्तराखंड के हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। 3000 पदों के लिए UKSSC कराएगा 13 परीक्षाएं। और पहाड़ों में हवाओं ने बदला मौसम। मैदानी इलाकों में तपिश ने किया परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सप्तठी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर फिर एक बार चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित न करने को लेकर कल हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि मतदाता सूची पूरी तरह से तैयार कर ली गई है, लेकिन पंचायतों में आरक्षण पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक अपना मत पेश करने का स्पष्ट करने को कहा है कि वह प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराएंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तिथि नियत की है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने 3 बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दे दी है। अब 3 बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन ये नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। यह अहम रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट में कई लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियम अनुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कई परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके, जिसके बाद शासन ने पहले सहायक विकास अधिकारी पंचायत को और फिर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में 6 महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश में चुनाव न हो पाने के चलते पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी मई महीने में ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब राज्य सरकार पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के मूड में नजर आ रही है। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार कर ली है। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी तक चुनाव न हो पाने की मुख्य वजह यही है कि पंचायती राज एक्ट का संशोधन और OBC आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है। सरकार को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही राजभवन से OBC आरक्षण की मंजूरी मिल जाएगी। राजभवन से OBC आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की सूची तैयार करते हुए जिला अधिकारी की ओर से पंचायत के आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। साथ ही जिला अधिकारी की ओर से आरक्षण सूची से संबंधित आपत्ति मांगते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसमें कई याचिकाएं लगी हैं, जिसमें एक याचिकाकर्ता जो है नितिन बिरगानिया, वह अन्य कई याचिकाएं इस आशय की लगी कि एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी, टाइम फ्रेम देने के बावजूद भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। और उसी बीच में सरकार जो है, जो निवर्तमान प्रशासक हैं, निवर्तमान प्रधान या जो भी हैं, उन लोगों को प्रशासक बनाई जा रही है। तो आज हमने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि
इवन जो है कल एक अखबार में खबर छपी थी कि अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है उनका कार्यकाल बढ़ाने की, तो हमने कहा ये परमिसेबल नहीं है। 2011 में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इसी कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम भविष्य में भी जो है टाइमली चुनाव कराएंगे, जो संविधान की अनुच्छेद 243 के हिसाब से होना चाहिए। आज जो है माननीय न्यायालय द्वारा पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर से कि आपके इलेक्टोरल मतदाता सूचियाँ तैयार है, उन्होंने कहा तैयार है, परंतु जो रिजर्वेशन का जो मैटर है वो राज्य सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया जाना है। तो न्यायालय द्वारा उनको सोमवार से तक का समय दिया गया है कि आप सोमवार तक बताएं। पूरी तरह से तैयार है यथाशीघ्र चुनाव कराने के लिए। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, और अभी जो विगत में नगर निगम नगर निकाय के चुनाव हुए, जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया, और नगर निगम में तो यही स्थिति रही कि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीधे सीधे आई हैं और एक सीट केवल निर्दलीय के खाते में पहुंची है। और कांग्रेस को जिस तरह से सिफर से लगातार काम चलाना पड़ रहा है, मैं सोचता हूं आगे जो अभी हमारा पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है। आपको बता दें, पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 27 सितंबर 2019 के बाद जिसकी 2 से अधिक संतान होंगी वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस प्रावधान के बाद मामला न्यायालय में चला गया। इसके बाद न्यायालय ने जुड़वा संतान को इकाई संतान मानने संबंधित आदेश दिए थे। इसके बाद शासन ने भी आदेश जारी कर दिए, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 अंकित था, जिसके चलते एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें संशोधन किए जाने को लेकर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने अधिनियम में संशोधन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया। इसके बाद इस अध्यादेश को राजभवन भेजा गया, जिस पर मंजूरी मिल गई है। वहीं 4 धाम यात्रा की व्यवस्था में गढ़वाल की पूरी मशीनरी जुटी हुई है। इसके साथ ही आपदा को देखते हुए भी चुनाव की तैयारी विभाग को करनी है। ऐसे में इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार देखिए इस समय शासित है भाजपा की। अभी तक जो सरकार की जो सेंसिटिविटी है वो दिखी है। पिछला जो निगम के जो चुनाव अभी आउट हुए हैं उसको भी इन्होंने लिंगर ऑन किया, प्रशासकों की नियुक्ति की, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी सरकार पे भी। हाई कोर्ट वाकई इनको अलर्ट होने के लिए उन्होंने बोला कि आप चुनाव की तरफ जाएं, छोटी सरकारों का गठन करें। ये लोग लास्ट मोमेंट पे चुनाव संपन्न इन्होंने करवाए निगम के, लेकिन अब जो स्थितियां हैं पंचायत चुनाव को लेके, एक वाकई छोटी सरकारों के गठन की अगर बात करती है कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में कि वो टाइमली होना चाहिए। पंचायत चुनाव जो है, आप स्वयं सोचिए आप क्या स्थितियां सरकार ने बना रखी हैं कि आपका समय जो है पूर्ण हो गया है, उसके बाद आप प्रशासक आपके नियुक्त हैं, आप फिर उसके बाद जो है अब मई में उनका कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है प्रशासकों का, फिर आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं जी और लिंगर ऑन करो चुनाव को। तो करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चाहेगी, एक संवैधानिक एक व्यवस्था है संविधान में, और निश्चित रूप से पंचायत जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं छोटी सरकारों के गठन की अगर बात अगर वाकई अगर कांग्रेस पार्टी रखती है कि भाजपा पूरे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए इस बात को इनको समझना चाहिए, और वो आखिरी पायदान का जो ग्रामीण होता है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि हर चीज समय पर होनी चाहिए। विलम्ब होने से ये जो कार्य है ये बीजेपी करती है कि विलम्ब होने से वो चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वर्तमान में माहौल बीजेपी के खिलाफ है और वो नहीं चाहेगी कि चुनाव समय पे हो। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले भी मांग करी, हर उसमें अपनी बात उठाती रही कि चुनाव को समय पे कराया जाए, लेकिन चुनाव का देर से होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता को तंग करने का मामला है, और हम फिर भी उत्तराखंड सरकार से और चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि चुनाव को समय पे किया जाए। देर तो हो ही गई है, लेकिन अभी भी समय है कि इसको तुरंत प्रभाव से किया जाए।
आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में उत्तराखंड सरकार घिर गई है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव और उसमें प्रशासकों की तैनाती को चुनौती देने वाली मदन सिंह समेत आधा दर्जन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष को ही प्रशासक घोषित कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार प्रशासकों का दोबारा कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। अंत में अदालत ने कड़े रुख में सरकार को निर्देश दिए कि वह बताए कि कब तक चुनाव कराए जा सकेंगे। इस मामले में खंडपीठ आगामी 20 मई यानी मंगलवार को सुनवाई करेगी। संभवतः इस सुनवाई में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा डिसीजन नैनीताल हाई कोर्ट से देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में महिलाओं से जुड़े फैसले में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई। बतौर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश की अविवाहित, विकलांग, तलाकशुदा एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया। वहीं योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में मिलेगा। अब लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड की मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड को लेने की जो लड़ाई लड़ी थी, उसके सारे सपनों को साकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रही हो। चाहे अगर मैं पूर्ववर्ती बात करूं तो 30% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देकर उन्होंने सम्मान देने का काम किया, और अब एक बार फिर स्वरोजगार से जोड़कर हमारी मातृशक्ति को, चाहे हमारी मंगल दल हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे एकल महिलाएं हो, चाहे परित्यागता हो, चाहे तलाकशुदा हो, तमाम ये सारी जो महिलाएं हैं जो एकल रहती है, उन सबको मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट को बंद किए जाने के विरोध में शनिवार को खनन कारोबार से जुड़े दर्जनों लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का घेराव करते हुए बंद गेट को शीघ्र खोले जाने की मांग की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट वन विभाग द्वारा 8 मई को बंद कर दिया गया, जिससे इस गेट में पंजीकृत ट्रांसपोर्टर एवं खनन कारोबारियों के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। उन्होंने डीएफओ से शीघ्र इस गेट को खोले जाने की मांग की है। वहीं मामले में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि उक्त गेट के आसपास लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिलने के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके पास अवैध खनन रोकने को लेकर इस गेट को बंद किया गया था। देखिए, बिना कारण से बंजारी प्रथम गेट बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर आज हम सारे लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों के साथ डीएफओ साहब से मिलने आए थे कि आखिर कारण बताइए कि आपने ये गेट क्यों बंद किया है। तो उनका कहना है कि एक पीआईएल जो है हाईकोर्ट में पड़ी है, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को है, और 19 तारीख के बाद हम इस पर कोई ना कोई डिसीजन करेंगे। हमने उनसे कहा कि कोई विकल्प के तौर पर किसी दूसरे गेट पर इनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो इसमें डीएफओ साहब ने हामी भरी है। यदि 19 तारीख के बाद गेट नहीं खोला गया तो हम जनता के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। देखिए, एक पीआईएल हुई है हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल हुई है, तो उसमें ये कहा गया कि अवैध खनन हो रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने, क्योंकि पीआईएल हुई है तो उसका जवाब हमको देना था, तो हमने उसके जवाब बनाने के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसके क्रम में हमने नीचे वाला गेट जो है बंद कर दिए थे, जहाँ पे कि कहा जा रहा था यहाँ अवैध खनन हो रहा। तो वो गेट बंद कर दिए हैं और माननीय न्यायालय में पीआईएल की सुनवाई 19 तारीख को है। 19 तारीख को जो भी वहाँ पर निर्णय जो होगा उसके हिसाब से आगे फिर तब डिसाइड किया जाएगा। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी है, जिससे अब आपको बता दें, जिससे घर बैठे रजिस्ट्री करने का विकल्प होगा। इसी का विरोध देहरादून बार एसोसिएशन ने किया, जिसके चलते देहरादून बार एसोसिएशन में वकीलों द्वारा सभी कामकाज ठप रखे गए और सभी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। वहीं देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडपाल ने बताया
कि बार एसोसिएशन पहले भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, लेकिन जैसे ही वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी की खबर सामने आई तो सभी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। जो आज हमने इस चीज़ का विरोध करा, अब सोमवार को हमारी कार्यकारिणी की एक बैठक होगी। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि हमें इन चीज़ों में क्या करना है, आम सभा बुलानी है, क्या है। मेरे को भी उत्तराखंड के बहुत जगह से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि बार काउंसिल के मुनफैज जी हैं, उनका भी फ़ोन आया कि हम आपकी ओर देख रहे हैं कि आप करो तो सही, हमें बुलाओ तो सही। और अभी मेरी अध्यक्षों से, सचिवों से भी बात हुई है, उनके फ़ोन आए थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो आप करोगे हम भी वही करेंगे, और किस दिन घेराव करना है हम उसके लिए तैयार हैं, हम आ जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को ग्राम केमला गांव राजस्व उप निरीक्षक के क्षेत्र रानीचौरी पहुंचे, जहां उनकी उपस्थिति में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की गई। गांव के 2 खेतों में 30 वर्ग मीटर के प्लॉट बनाए गए, जिसमें क्रमशः 11.37 किलो तथा 7.8 किलो उपज प्राप्त हुई। दोनों प्रयोगों को ऑनलाइन ऐप की सहायता से संपादित किया गया। क्रॉप कटिंग प्रयोगों से फसल के उत्पादन को मापा जाता है। इन प्राप्त आंकड़ों से सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को तैयार किया जाता है, जिसमें अंतिम छोर तक किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को गांव में नकदी फसल लगाने, जिसमें पानी की कम मात्रा की आवश्यकता हो और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहें, ऐसी फसलें लगाने को कहा। साथ ही उद्यान विभाग से संपर्क कर अन्य आवश्यक जानकारी एवं बीज लेने को कहा। क्रॉप कटिंग का जो आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें एक तो मेजरमेंट किया गया है कितना यहाँ पर उपज है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमारे ग्राम प्रधान है उनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें सड़क एक मुख्य समस्या है इनकी, जिसकी स्थिति अभी खराब है। कुछ टीचर्स की कमी है और स्कूल की बिल्डिंग में भी कुछ काम है। साथ ही यहाँ पर जो हमने खेत देखे उसमें और क्या कृषि उत्पादन यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि किसानों की आय हो। यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई है और कृषि विभाग को डायरेक्शन दिए जाएंगे कि वो यहाँ पर आएँ, और अन्य जो नकदी फसलें हो सकती हैं या फिर जो कम सिंचाई में काम हो सकता है, या जो जानवरों से जो जिन फसलों को कम क्षति हो, ऐसी फसलों को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जिससे कि किसानों को और यहाँ पर कृषि करने में आसानी हो। देहरादून में श्रृंखला संस्था द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता संस्था द्वारा 18 मई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर की गई है। ये कार्यक्रम देहरादून के RIDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक पर आयोजित होगा, जिसमें बताया गया है कि कार्यक्रम में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद को श्रृंखला श्री से सम्मानित किया जाएगा। ये जो हमारे वीर सैनिकों ने इतना महान काम किया है, जो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को ख़त्म किया है, इसको लेकर हम लोग संतोष जी आनंद जी, जिन्होंने क्रांति पूरा और के ऐसे गीत लिखे जिन्होंने एक समाज को एक नई दिशा दी थी, देशभक्ति से ओतप्रोत ये फिल्म है। इस फिल्म के गीत को लिखने वाले संतोष आनंद जी के धरती की रानी तुझे कर देंगे अब के बरस, या क्रांति क्रांति उनका गीत है, या लुई शमाशा है, जो उनके बेहतरीन गीत हैं देश भक्ति के लिए। तो हम लोग ये अपने ऑपरेशन सिंदूर को वहाँ पर दर्शाने की कोशिश करेंगे अपने स्क्रीन पर। हमारी श्रृंखला जो एक सांस्कृतिक संस्था है, ये समय समय पर बहुत बेहतरीन कार्यक्रम देती रही है। अभी विगत में समीर अंजान जी हमारे एक तरह से मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने एक जबरदस्त एक बम्पर कार्यक्रम हमारे बीच रहे, और जनता ने बहुत उसको सराहा। और इसी कड़ी में इस बार श्रृंखला संतोष आनंद जी को हमने आमंत्रित किया है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तरकाशी पुलिस मित्र पुलिस से आगे बढ़कर अतिथि देवो भव की भावना के साथ अपना फर्ज पूरा कर रही है। चारधाम यात्रा के मुख्य प्रथम द्वार पर पहुंचते ही अफसरों सहित पुलिस जवान श्रद्धालुओं की सेवा करते दिखाई देते हैं। तीर्थयात्रियों की बस पहुंचते ही वो सभी शरबत जूस पिलाते हुए स्वागत करते हैं। प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार मातहत जवानों का लगातार हौसला बढ़ाते हैं। पुलिस के इस सेवा भाव का चारधाम यात्री सराहना करते नहीं थक रहे हैं।
ये वर्तमान चार धाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में हमारे जनपद उत्तरकाशी में श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम में हमारे देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों से जो भी यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं दोनों धामों में, तो इन उत्तरकाशी पुलिस सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा, निर्बाध यात्रा और यात्रा करके सकुशल अपने गंतव्यों को वापस चली जाए, तो इस बात को जो है इंश्योर कर रही है। और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो यात्रा रूट्स हों या श्री गंगोत्री धाम में हो या श्री यमुनोत्री धाम में हो, जहाँ जहाँ जिसकी नियुक्ति है, तो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है प्रतिदिन उनकी ब्रीफिंग की जाती है, प्रतिदिन उनको मोटिवेट किया जाता है। पौड़ी के एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक से तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। आपको बता दें, यात्रा एजेंसी चौक से शुरू होकर अपर बाजार धारा रोड होते हुए बस अड्डे पर संपन्न हुई, जहां जनसभा का आयोजन हुआ। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, विधायक राजकुमार पुरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीडीएस बिपिन रावत जी प्रथम सीडीएस थे हमारे ब्लॉक द्वारिखाल के और हमारे देश के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने उनके नाम से हमारा जो ब्लॉक हॉल है, बीडीसी हॉल है, सभागार है, उसको हमने उनके नाम से रखा हुआ है और हमें बड़ा गर्व होता है अपने फौजी भाइयों पे। मैं खुद फौजी परिवार से हूँ, मेरे दोनों भाई फौज में हैं। आज जो तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई, माननीय हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और अपने लोकप्रिय सांसद अनिल बलूनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और जो है सैनिकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, पूर्व सैनिकों को। और साथ ही साथ जो पुलवामा हमला किया था आतंकी, पौड़ी से जो है प्रथम जो सीडीएस बिपिन रावत जी थे वो भी जो है यहीं से थे, जो आज भी हैं वो भी यहीं से हैं। और साथ ही साथ हमारे जो है पूरे जो पर्वतीय पौड़ी का क्षेत्र है, पूरा सैनिक जो है यहीं से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक हमारे यहीं से हैं। पर हमारे जो भूतपूर्व सीडीएस विपिन रावत जी थे और वर्तमान के जो सीडीएस हैं वो भी हमारे पौड़ी से ही हैं। पौड़ी में ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसमें हर परिवार से एक कोई न कोई व्यक्ति सैन्य क्षेत्र में है। सैनिकों के उसमें हर परिवार में कोई न कोई आपको मिलता है। और आप ये देख लीजिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम उन सबको नेस्ते नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और वही काम भारतीय सेना ने। देखिए, तिरंगा शौर्य यात्रा जो है इस समय पूरे देश के अंदर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सहयोगी बनकर हमारे तमाम कार्यकर्ता सेना के सम्मान में, जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, जिस प्रकार से सेना ने दुश्मन देश के दांत खट्टे किए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ा है कि भारत ने घुस करके कितनी तबाही उनके। आज का जो कार्यक्रम था वास्तव में ये देश के सैनिकों के सम्मान के लिए, उन माँ बहनों के सम्मान के लिए निकाला गया जिनका कि सिंदूर उजाड़ने का प्रयास पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया, और उस सिंदूर की रक्षा के लिए और जो हमारे सैनिक हैं जो रात दिन सीमा पे अपनी ड्यूटी देकर हम लोगों के सुरक्षा के लिए। पूरे देश में इस वक्त मैं देख रहा हूँ हर नगर में तिरंगा यात्रा हमें दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे, पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर के तिरंगा हाथ पे लेके, हमारी जो सेना है उसने जिस तरह से पराक्रम दिखाया है, उस सब के सम्मान में उनको आभार और धन्यवाद के लिए हम देख रहे हैं यात्राएं निकल रही है। और आने वाले समय में जो ऐसा लगता है ये गांव-गांव तक और सोसाइटी और छोटे-छोटे गांव तक भी पहुंचने वाली है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नागरिक इसके बैनर तले
हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर, इसके बाद विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब देगा उसके सम्मान समर्थन के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के नागरिकों के राष्ट्रवाद के भाव के साथ इकट्ठा करने के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके लिए एक आक्रोश का भाव के निमित्त है। मैं कह सकता हूँ कि तिरंगा यात्रा